हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। जैसा कि मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बता रहा था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में मैंने बताया मुख्य रूप से सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें मैंने आपको सब्जेक्ट के कई पार्ट्स बताया था। आज मैं आप लोगों को प्रेडिकेट के बारे में बताऊंगा। प्रेडिकेट कैसे बनता है, कितने सारे पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। लेकिन इससे पहले मैं एक बार और रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, फिर हम बताएंगे प्रेडिकेट किसे कहते हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनिए। वह व्यक्ति या वस्तु का नाम, वह व्यक्ति या वस्तु का नाम जिसके बारे में हम बात करते हैं सब्जेक्ट कहलाता है। फिर से, वह व्यक्ति या वस्तु का नाम जिसके बारे में हम बात करते हैं सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। और प्रेडिकेट किसे कहते हैं? हम सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहते हैं उसे ही प्रेडिकेट कहा जाता है। हम सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहते हैं उसे ही प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसे देखिए, पहले लिखते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट बताया है। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट बताऊंगा। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो सर्वप्रथम मुझे बताना है कि प्रेडिकेट क्या होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहते हैं उसे ही प्रेडिकेट कहा जाता है। हम सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहते हैं उसे ही प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसे रमेश इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। रमेश इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। रमेश के बारे में हम क्या कर रहे हैं? रमेश के बारे में हम कह रहे हैं कि समाचार पत्र पढ़ रहा है। रमेश के बारे में हम क्या कह रहे हैं? रमेश के बारे में यह कह रहे हैं कि समाचार पत्र पढ़ रहा है, यानी समाचार पत्र पढ़ रहा है। ठीक है, तो इज रीडिंग द न्यूज़पेपर यह प्रेडिकेट पार्ट है और उसके पहले जो बचता है वह सब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्रेडिकेट पार्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि सेंटेंस का वह भाग जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से शुरू होता है, सब्जेक्ट का वह भाग जो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, उसके बाद तक सामान्यतया प्रेडिकेट पार्ट होता है। ठीक है, सेंटेंस का वह भाग जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से शुरू होता है और फुल स्टॉप तक जो कुछ भी होता है वही प्रेडिकेट पार्ट होता है। ठीक है, तो प्रेडिकेट पार्ट में क्या क्या होते हैं हम आपको टेबल के माध्यम से बताते हैं। प्रेडिकेट पार्ट के टेबल के माध्यम से बताते हैं। इसे देखिए, टेबल फर्स्ट।
ठीक है। तो हमने बताया आपको कि प्रेडिकेट पार्ट में कम से कम एक वर्ब होता है, कम से कम एक वर्ब होता है, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ब जरूर रहेगा प्रेडिकेट पार्ट में। ठीक है, तो इसे देखिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के भी दो पार्ट मान लेते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हो गया। तो इस तरह से आपने देखा सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के दो पार्ट हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं सीता बॉट अ पेन। सीता बॉट अ पेन, हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मुकेश मेक्स गुड थिंग्स, या मुकेश मेक्स मी लव, या दे राइट इंटरेस्टिंग प्ले, कुछ भी लिख सकते हैं। दे राइट इंटरेस्टिंग दे राइट इंटरेस्टिंग प्ले। ठीक है, तो और देखते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल देते हैं। माई फ्रेंड फ्लाइज द काइट, तो इस तरह से आपने देख लिया सब्जेक्ट माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इधर रहेगा, माई फ्रेंड फ्लाइज द काइट। देखिए, तो देख लिया आपने सब्जेक्ट सीता पॉट और पेन, सब्जेक्ट दे राइट इंटरेस्टिंग स्टोरी या प्ले, कुछ भी। माई फ्रेंड फ्लाइज द काइट। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि ऑब्जेक्ट ग्रुप में ये प्रयोग हुए हैं। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वे ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कर्म। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष कर्म। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर्वप्रथम मैं आपको यह बताता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी निर्जीव वस्तु को दर्शाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है किसी निर्जीव वस्तु को दर्शाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग सामान्यतया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद होता है। फिर देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग सामान्यतया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद होता है। सामान्यतः इसलिए किया हमने क्योंकि हम
इधर उधर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट को पहले कर सकते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे कंडीशन हैं। या इनडायरेक्ट को पहले कर दें, डायरेक्ट को बाद में कर दें, इसके कंडीशन हैं जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। लेकिन नॉर्मली यह जानिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव चीज़ों को दर्शाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग सामान्यतया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद होता है। यानी सामान्यतया पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात बताऊं आपको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अप्रत्यक्ष कर्म। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन होता है। फिर से देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो शॉर्ट में कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई निर्जीव चीज़, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई सजीव चीज़ होता है, कोई सजीव होता है। डायरेक्ट में कोई निर्जीव, जबकि इनडायरेक्ट में कोई सजीव होता है। क्लियर? चलिए अब मैं आपको जो है इसे टेबल के माध्यम से बताता हूँ। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले होता है। ये तो पहले भी आपने जान लिया है। तो चलिए मैं अब आपको टेबल के माध्यम से इसे समझाता हूँ। देखिए टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 देखिए, टेबल नंबर 2 सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेडिकेट, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट। चलिए तो प्रेडिकेट पार्ट में देखा आपने कि जो प्रेडिकेट पार्ट है, इस प्रेडिकेट पार्ट में एक वर्ब होगा और इसमें 2 ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे आर्यन गेव मी अ फ्लावर, आर्यन गेव मी अ फ्लावर। देखिए समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई सजीव होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई निर्जीव होता है। ठीक है, जैसे शी पोस्टेड हिम अ लेटर, शी पोस्टेड हिम अ लेटर बन गया, शी पोस्टेड हिम अ लेटर। देखिए यहाँ पर देखिए, चलिए कुछ और देखते हैं। माई फादर सेंट मी सम मनी, माई फादर सेंट
यहाँ पे माई फादर सब्जेक्ट है, माई फादर सेंट मी सम मनी, माई फादर सेंट मी सम मनी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आई गिफ्टेड हर और टॉय, आई गिफ्टेड हर और टॉय। देखिए, तो यह आपके समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमने बताया सामान्यतया पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, आपने समझ लिया। हमने बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई सजीव होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई निर्जीव होता है। हमने आपको यह भी बताया कि हम चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में कर दें, लेकिन उसका कंडीशन है, ऐसे नहीं कर सकते, उसका कंडीशन है। हम आपको टेबल नंबर 3 के माध्यम से इसे समझाता हूँ, जिसे ध्यान से देखिए। टेबल नंबर 3 के माध्यम से टेबल नंबर 3, टेबल नेक्स्ट बताना हमें कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज कर दें। ठीक है, हमें आगे आपको ये बताना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थानों में परिवर्तन करके भी लिखा जा सकता है, लेकिन इस कंडीशन में, इस क्रम में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए मैं आपको नेक्स्ट टेबल के माध्यम से समझाता हूँ। टेबल नंबर 4, वर्ब सब्जेक्ट प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट में मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम दोनों को इंटरचेंज करते हैं। यानी पहले हम डायरेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट लिखेंगे। वर्ब ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट देख लीजिए, हमने इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। अब सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यह प्रयोग होता है। जैसे माय ब्रदर टीच हिंदी टू मी, माय ब्रदर टीच हिंदी टू मी। देख लिए, यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में कर दिया, उस कंडीशन में हमें टू लगाना पड़ा, या और भी किसी कंडीशन में फॉर भी लगाना पड़ सकता है। जैसे he bought
और शर्ट फॉर हिम, फॉर हिम चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, देम लिख सकते हैं, फॉर देम। ही बॉट ए शर्ट फॉर देम। देखिए यहाँ पर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पर जो है फॉर लगा दिया। नेक्स्ट, जैसे हर सिस्टर टॉट हिंदी टू हर, टॉट हिंदी टू हर। नेक्स्ट एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे मिसेस शर्मा सेंट अ बुक टू अस। मिसेस शर्मा सेंट बुक्स फॉर अस या टू अस, कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए मिसेस शर्मा सेंट बुक्स टू अस। तो इस तरह से जो है आपने देख लिया कि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान इंटरचेंज कर दिया, लेकिन उस इंटरचेंज करने के साथ जो एक कंडीशन है कि उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमें टू लगाना पड़ेगा जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। क्लियर? चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट टेबल के माध्यम से बताता हूँ कि प्रेडिकेट पार्ट में और क्या हो सकता है। जैसे प्रेडिकेट पार्ट में जीरंड हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट है वह जीरंड भी हो सकता है। चलिए इसे भी मैं बताता हूँ आपको। फाइव, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में वर्ब ऑब्जेक्ट में जीरंड लिख देते हैं। देखिए जो प्रेडिकेट पार्ट है वर्ब के साथ उसमें जीरंड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे सी लाइक्स डांसिंग, सी लाइक्स डांसिंग। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे माई ब्रदर लव्स प्लेइंग क्रिकेट, लव्स प्लेइंग क्रिकेट। यह टेबल नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, माई ब्रदर लव्स प्लेइंग क्रिकेट। देखिए प्लेइंग यहाँ पर जीरंड का प्रयोग हो गया। चलिए एक और लिखता हूँ, ही हेट्स चीटिंग। चलिए इसमें 3 एग्जाम्पल ही रहने देते हैं, बात वही है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब टेबल नंबर 5 लिख देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्रेडिकेट पार्ट में है ऑब्जेक्ट ग्रुप में
जिरंड का भी प्रयोग हो सकता है। और जिरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसमें ना नेनी आता है। चलिए अब मैं आपको जो है टेबल नंबर 5 बताता हूँ। मतलब टेबल नंबर 5 में हमें बताना है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करके भी हम ऑब्जेक्ट वर्ड बना सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव। देखिए सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट जो है वह इन्फिनिटिव हो सकता है। जैसे ही लाइक्स टू प्ले, ही लाइक्स टू प्ले, या शी लव्स रेस्टिल। WRESTLE, शी लव्स रेस्टिल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टीचर प्रॉमिस्ड टू टीच मी, प्रॉमिस्ड टू टीच मी। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट ग्रुप में इन्फिनिटिव का प्रयोग हो गया। यहाँ पर आपने देखा जिरंड का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से आप प्रेडिकेट के पार्ट में जिरंड का भी प्रयोग कर सकते हैं और इन्फिनिटिव का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए इसके आगे मैं आपको कुछ और बताता हूँ। इसके बाद हम टेबल 6 के माध्यम से मैं प्रेडिकेट पार्ट को बताऊंगा। चलिए सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट पार्ट में मैं बताना चाहता हूं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, बी, फिर आगे हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में वर्ब बी और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो कुछ भी हो सकता है। चलिए हम नाउन से हम इसका स्टार्टिंग करते हैं, नाउन से लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ हम नाउन बना देते हैं, नाउन। जैसे देखिए ही इज
एन एडवोकेट। ही इज एन एडवोकेट। देखिए यहाँ पर जो इज है वर्ब टू बी है, यानी जब किसी सेंटेंस में इज आर एम वाज वर्ब का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो, ठीक है, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसे हम वर्ब टू बी कहते हैं। और उसके जो बाद आता है वह कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। हिज ब्रदर इज एन अकाउंटेंट। His brother is his brother is an accountant। हो गया। नेक्स्ट, they are brave। दे आर ब्रेव, तो इस तरह से बन गया ही इज एन एडवोकेट, हिज ब्रदर इज एन अकाउंटेंट, दे आर ब्रेव। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह सब्जेक्ट ही होता है या सब्जेक्ट को ही किसी न किसी रूप में बताया जाता है, वही कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे ही एडवोकेट है, वकील है, यानी ही और एडवोकेट दोनों एक ही व्यक्ति हैं। हिज ब्रदर और अकाउंटेंट दोनों एक ही व्यक्ति हैं, यानी यह जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है। दे और ब्रेव, दे और ब्रेव दोनों सेम हैं, यानी दे का जो ब्रेव है वह कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। तो इस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट भी समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉम्प्लीमेंट है वह एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, टेबल 7 के माध्यम से बताता हूँ। टेबल 7, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसमें वर्ब बी, कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव। ठीक है, यह समझ में आपके आ गया होगा। वर्ब बी है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर जो है एडजेक्टिव हो जा रहा है। यहाँ पर नाउन था कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि द चाइल्ड इज ब्यूटीफुल, द चाइल्ड इज ब्यूटीफुल, बन गया। द चाइल्ड इज ब्यूटीफुल, यह जो कॉम्प्लीमेंट है वह देखिए यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में है। नेक्स्ट, दीज चेयर्स आर शाइनिंग, दीज चेयर्स आर शाइनिंग। नेक्स्ट, रीता इज स्टूपिड,
देखिए, द चाइल्ड इज ब्यूटीफुल, दीज चेयर्स आर शाइनिंग, रीता इज स्टूपिड। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। या आप ऐसे कर दीजिए, दीज चेयर्स और ब्यूटीफुल कर दीजिए, यहाँ तो अभी अच्छा हो जाता है। ब्यूटीफुल या फाइन देते हैं, चलिए फाइन ले दिया। दीज चेयर्स और फाइन, रीता इज स्टूपिड। तो इस तरह से है आपने देखा कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन का प्रयोग हो गया, कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडवर्बियल फ्रेज कैसे प्रयोग होता है, इसे देखिए। 8वां टेबल, एडवर्बियल फ्रेज। नाउन सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वर्ब बी वर्ब बी। उसके बाद हम आपको बताने चल रहे हैं एडवर्बियल फ्रेज और कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडवर्बियल फ्रेज। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में एडवर्बियल फ्रेज। सब्जेक्ट प्रेडिकेट वर्ब भी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल फ्रेज। चलिए जैसे माय मदर इज इन द रूम, माय मदर इज इन द रूम, इस तरह से अब लिखा, यह बन गया। नेक्स्ट, द एनिमल्स आर देयर इन द फील्ड, द एनिमल्स आर देयर इन द फील्ड। आर इन द फील्ड। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे द बोट वॉज इन द रिवर, द बोट वॉज इन द रिवर। इस तरह से जो है आपने प्रेडिकेट पार्ट को डिटेल में देख लिया। तो अब आपको कोई असुविधा नहीं होगी, आराम से बड़ी इजीली जो है आप रिकॉर्डिंग सही तरीके से कर लेंगे। ओके।